बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल अलग से हम टॉपिक करेंगे। नया हेडर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। थ्योरी इसके पीछे ये है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पीछे, कि हमेशा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके जो है वो रिपरकशन होते हैं, उसके इम्पैक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी पे। मतलब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो इंटर रिलेटेड है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो इंटर रिलेटेड चीज है, ये जो है अलग नहीं हो सकती। इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी भी, ये भी इंटरनेशनल है। और पॉलिटिकल जो इवेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसके जो है वो असर होते हैं इकोनॉमी पे, और इकोनॉमिक जो इवेंट होते हैं उसके पॉलिटिक्स पे असर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लें, जब वर्ल्ड वॉर 1 लगी थी, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद, इसके एंड होने के बाद हमने देखा था कि बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई थी, और हमने देखा था कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। हमारा ग्रेट डिप्रेशन एक पॉलिटिकल इवेंट है, और वो जो है अपना इकोनॉमिक इवेंट है, वो इकोनॉमिक इवेंट पॉलिटिकल इवेंट के नतीजे में होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि अपना यूक्रेन और रशिया की वार में, यूक्रेन और वर्सेस रशिया की वार में हम जो है पूरे वर्ल्ड में देखते हैं उसकी इकोनॉमी पे असर होता है। और ये पॉलिटिकल वार जो है ये इकोनॉमी पे असर करती है। हम देखते हैं ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा होती जा रही हैं, और इन्फ्लेशन ज्यादा होती जा रही है। ये एक मसला सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये इशू पूरे वर्ल्ड का है। इसी तरह हम देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2008 में आया था, 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसने कई जो है वो उसके असर अंदाज होने से उसके उसके बाद कई जो है वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आते हैं, काउंटर रेवोल्यूशन आते हैं। ये सब जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आपस में इंटर रिलेटेड होने की वजह से होता है। तो क्या है, इट इज द सब डिसिप्लिन। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इट इज अ सब डिसिप्लिन दैट अरोज इन पैरेलल विद ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन की जो एज है, ग्लोबलाइजेशन को 1980s के बाद जब जो है वो कोल्ड वॉर खत्म होने वाली होती है, तब ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड शुरू होता है। और उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन स्पीड पकड़ती है 1991 के बाद ऑनवर्ड्स, क्योंकि वहां पर सोल सुपर पावर रह जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उस सोल सुपर पावर की वजह से वेस्टर्न मॉडल दिया, और जो वेस्टर्न मॉडल है ये ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करता है। हम देखते हैं कि इट इज अ सब डिसिप्लिन दैट अरोज इन पैरेलल विद ग्लोबलाइजेशन व्हिच हैज ब्लर्ड demarcations between what is political and what is economic, and what is national and what is international। मतलब यह है कि इसमें हमने हमें पता ही नहीं चलता, इतनी ब्लर हो गई है लाइनें बिटवीन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि हम पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ। इतना इंटर रिलेटेड हो गया है ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अच्छा, उस इसमें हम कई थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, जिसमें मर्केंटलिज्म शामिल है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म शामिल है, इंपीरियलिज्म शामिल है। ये सारी थ्योरीज जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आ जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या, द इंटरप्ले ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, the interplay of politics and economics in world affairs is called international political economy. IPE is the study on the basis of economic activities taking place around the world। ठीक है, इसकी बेस क्या है, उसकी बेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ट्रिगर करती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो ट्रिगर करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इसकी क्या अजम्पशन है, ये क्या कहते हैं, जो प्रोपोनेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट्स इन द कंट्री और रीजन कैन हैव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर अदर कंट्रीज। मतलब एक कंट्री की जो इकोनॉमिक हो रहे हैं इवेंट्स इकोनॉमिक, उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है या उसकी इकोनॉमी अपग्रेड हो रही है, तो दूसरे कंट्री को उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं। देखते हैं कि हम देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 में, जब ग्रेट डिप्रेशन आता है, ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। ये इकोनॉमिक इवेंट जब स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका क्रैश कर जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके असरात, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और हमारे इंटरडिपेंडेंस है, जो है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ इंटरडिपेंडेंस है, तो ये हम देखते हैं कि इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक इवेंट अमेरिका में वाकया हुआ है, उसके जो असरात हैं वो यूरोप में भी हम देखते हैं कि यूरोपियन जो इकोनॉमीज हैं वो भी डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ऑफ 2020 इन अमेरिका देख सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि कोविड कोविड तो एक पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा, चले। तो मतलब जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है अमेरिका में,
वो उसने पूरे दुनिया को अपने लपेट में ले लिया था। मतलब जो इकोनॉमिक इवेंट है उसके इकोनॉमिक जो है वो रिपरकेशन होते हैं, उसके इकोनॉमिक असरात भी होते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इवेंट हैं उसके भी इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन होती हैं। पॉलिटिकल जो इवेंट हैं उसके भी इकोनॉमिक असरात होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन रेवोल्यूशन 1970 में जब आता है, तब कम्युनिस्ट स्टाइल ऑफ जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और रशियन रशियन रेवोल्यूशन की वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमी की वजह से जो अपना जो है वो इकोनॉमिक जब डाउन ग्रेडेशन होती है। अब रशियन रेवोल्यूशन हम जब पढ़ेंगे आगे IR2 में, तो हम देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है उसकी एक काज इकोनॉमी है। उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और उस इकोनॉमी की वीक होने की वजह से पॉलिटिकल काज की वजह से इकोनॉमिक काज होती है, या इकोनॉमिक काज की वजह से पॉलिटिकल काज हो जाती है। इसमें राइज ऑफ हिटलर एंड फॉलोइंग ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब देखते हैं कि हम जब वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वन के नतीजे में, वर्ल्ड वार वन में हैवी जो है वो आप देखते हैं सेंक्शन लगते हैं जर्मनी पे। तो जर्मनी की जो अब ये पॉलिटिकल इवेंट है, वर्ल्ड वार का पॉलिटिकल इवेंट है, वो क्या करता है, वो पॉलिटिकल इवेंट ट्रिगर करता है सैंक्शंस को। सैंक्शन कौन से, इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो लगते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं तो ये इकोनॉमिक इवेंट जो है वो ट्रिगर करता है एक और पॉलिटिकल इवेंट को। उस पॉलिटिकल इवेंट में राइज ऑफ हिटलर हो जाता है, और राइज ऑफ हिटलर जो है वो वर्ल्ड वार 2 का एक मेजर काज बन जाता है, राइज ऑफ हिटलर। तो देखें, पॉलिटिक्स की वजह से इकोनॉमिक काज हो गया, इकोनॉमी की वजह से पॉलिटिकल काज हो गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन होता है और उसकी जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज होती हैं, अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी, मतलब एक सिर्फ एक इलेक्शन पॉलिटिकल इवेंट की वजह से एक इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आ गई हैं। तो पॉलिटिकल इवेंट के इकोनॉमिक पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक इवेंट के भी पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे कोलैप्स ऑफ जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर एंड राइज ऑफ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, इसकी एग्जांपल हमने देखी। अच्छा, उसके अलावा 2008 का जो क्राइसिस आता है तो उसमें फार राइट मूवमेंट, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, फार राइट और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, वो यूरोप में अरोज होती हैं। अच्छा, उसके अलावा इसकी अजम्पशन ये है, पावर इन IR केम फ्रॉम इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री माइट। तो मतलब वो कहता है कि जो पावर है एक इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने देखा था कि पावर जो है वो है, उसमें रियलिज्म वाले जो है वो मिलिट्री पावर को मेन मानते हैं, लेकिन ये अज्यूम करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक पावर है, जो इकोनॉमी है, अगर आपकी इकोनॉमिक पावरफुल है तो वो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं मिलिट्री में। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज, जैसे UNO, अलाउ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें UNO शामिल है, ये इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो है एम्फेसिस करते हैं वर्ल्ड बैंक या IMF, जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है। प्रोटेक्शनलिज्म जो है हम आगे पढ़ते हैं उसमें, मर्केंटलिज्म की पॉलिसी में उसमें फिर एक्सप्लेन हो जाएगा प्रोटेक्शनलिज्म। अच्छा, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, उसमें मर्केंटलिज्म शामिल है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म शामिल है, मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी और कोर पेरिफेरी। अच्छा, ये नियो मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म वाली थ्योरी हमने डिटेल में कर ली थी। इसका इकोनॉमिक मॉडल भी हमने कर लिया, डिपेंडेंसी थ्योरी और कोर पेरिफेरी मॉडल, जो वर्ल्ड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, ये चीज कर ली थी। बाकी हमने ये मर्केंटलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इंपीरियलिज्म करनी है इसमें। अच्छा, मर्केंटलिज्म जैसे आप कह रहे हैं ना, प्रोटेक्शनलिज्म पॉलिसी क्या होती है, तो मर्केंटलिज्म जो है इसको मेन जो हेडर है इसका इस कॉन्सेप्ट का, उसको हम मर्केंटलिज्म कहते हैं। मर्केंटलिज्म का दूसरा नाम इकोनॉमिक रियलिज्म है। हमने पढ़ा था, तो रियलिस्ट जो पैराडाइम है, रियलिस्ट जो पैराडाइम है वो स्टेट सेंट्रिक है। वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑल द थिंग्स। मतलब आपने जो है वो सब कुछ एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट जो है वो रख देना है, और आपने स्टेट को मेजर करना है। वो कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, और एनआरकी की वजह से हमने क्या करना है, सेल्फ हेल्प। और वो सेल्फ हेल्प जो है वो सेल्फ हेल्प सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ आपने मिलिट्री टर्म्स में करना है कि सेल्फ हेल्प आपके पास मिलिट्री, लेकिन आपने इकोनॉमिक टर्म में भी सेल्फ हेल्प ही करनी है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। और इंटरडिपेंडेंस की जो बात है वो जब तक आपके जो फायदे में है तब तक वो इंटरडिपेंडेंस होगी, और उसके जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिव गेन्स।
relative gains। तो ये जो मतलब थॉट है मर्केंटलिज्म का, तो ये स्टेट सेंट्रिक रियलिस्ट बेसिस मर्केंटलिज्म का थॉट है। मर्केंटलिज्म हम देखते आए हैं, मर्केंटलिज्म क्या होता है, जो तिजारत होती है उसको मर्केंटलिज्म कहते हैं, कि मतलब जो दुकानदार है वो ज्यादा से ज्यादा कमाएगा और जो है वो अपनी चीज को बेचेगा। इसी तरह अभी दुकान की जगह पे आप अगर स्टेट ले लें तो स्टेट ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाना है इसमें, और स्टेट ने जो है वो इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट बेस्ड पॉलिसी करके, और स्टेट ने मैक्सिमम जो है वो अपने आप को गेन देने हैं। अच्छा, वर्ल्ड, ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ कंपटीशन अमंग स्टेट सीकिंग टू मैक्सिमम देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड पावर। जिस तरह उसने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी, उसी तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जिस तरह वो कहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंपटीशन का एरिया, इसी तरह वो कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी पॉलिटिक, वो भी कंपटीशन का एरिया है, वहां पे भी कंपटीशन होना चाहिए अमंग द स्टेट्स। ठीक है, इफ इकोनॉमिक पावर इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट देन देयर इज नथिंग बैड इन इट। अच्छा, हमने अगर इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है, अब दूसरी स्टेट से ज्यादा बढ़ाना है हमने इकोनॉमिक पावर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, इसकी आप एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कॉलोनाइजेशन वाला एरा था, कॉलोनाइजेशन में हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने, ग्रेट ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई थी इंडिया को। इंडिया पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कॉलोनी बनाई थी। तो वो क्या होता था कि यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल है वो कॉलोनी या होम कंट्री को भेजा जाता था, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में आके लाए जाते थे। तो शशि थरूर जो है वो कहते हैं कि द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन इज ड्यू टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये कि हमारा जो इंडिया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वहां पे जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन खुद ही जो है वो ग्रेट ब्रिटेन वालों की तरफ से हुई थी। वहां पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तभी ही जो है वो ग्रेट ब्रिटेन, और जिसको मानचेस्टर जहाँ देखते हैं कपड़े का हब है वहां पे, वो यहाँ पे हुआ करता था, इंडिया में हुआ करता था। तो यहाँ की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो वहां जाके उन्होंने कंपनियां लगाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अच्छा, इसकी बेसिस क्या है इस कॉन्सेप्ट की? इसकी बेसिस वहां शुरू होती है जब 1492 में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन शुरू होता है। अब 1492 में हम देखते हैं कि न्यू इन्वेंशन होती है, कंपास जो है वो इन्वेंट होता है। हम वो कंडीशन देखते हैं कि कंपास इन्वेंट होता है। प्लस में हम देखते हैं कि यूरोप के मैप में जो ऑटोमन एम्पायर है वो रास्ता बंद कर देता है, यूरोप का रास्ता बंद कर देता है टुवर्ड्स एशिया। मतलब यूरोप से जो एशिया लिंक है वो थ्रू ऑटोमन एम्पायर होता है। बीच में ऑटोमन एम्पायर जो आज तक तुर्की है, वहां से यूरोप टू एशिया जो है ट्रेड के लिए जाते हैं। लेकिन ऑटोमन एम्पायर ड्यू टू रिलीजियस काजेज और रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से यूरोप का वो रास्ता बंद कर देता है ऑटोमन एम्पायर। तो यूरोप जो है वो उसकी इकोनॉमी वीक होती जाती है। फिर 1492 में जब कंपास की जो है वो इन्वेंशन होती है, कंपास जो है इन्वेंशन होती है, तो सी नेविगेशन, जो सी रूट्स हैं, सी नेविगेशन है, उसमें बूस्ट आता है। उसमें जब बूस्ट आता है तो वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके अपनी तजारत कर सकते हैं। मतलब ये है कि वहां पे जाके कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनीज में जाके अपनी जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, और वहां से जो खजाना मिला है या वहां से जो रॉ मटेरियल है वो सारा बेचते हैं यूरोप की तरफ। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है। आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन क्या कहती है? आइडियोलॉजिकल इसकी मोटिवेशन क्या है? यहाँ से ये तो हिस्टोरिकल होगी। आइडियोलॉजिकल इसकी मोटिवेशन क्या है कि वाइट मैन बर्डन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो यूरोप वाले कहते हैं कि हमने जो है पूरी दुनिया को सिविलाइज करना है। हम गोरे जो हैं वो सिविलाइज्ड कौम है, और वाइट मैन बर्डन थ्योरी कहते हैं कि हमने सिविलाइजेशन दी सेवेजेस, मतलब जो बारबेनियन लोग जो दूसरी साइड पे मौजूद हैं, जो अमेरिका में रेड इंडियंस मौजूद हैं या एशिया वाली साइड पे इंडियंस मौजूद हैं, इन सारों को हमने सिविलाइज करना है, इन सारों को हमने जो है वो सही करना है, अपने तौर तरीके सिखाने हैं। तो ये इसके पीछे आइडियल। बट द कॉलोनीज वर रिच इन रॉ मटेरियल। जो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप के आगे जो कॉलोनीज होती थी, छोटी छोटी कॉलोनीज होती थी, इनमें बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल होता था, आयरन, गोल्ड, सिल्क वगैरह ये ज्यादा होता था, टी और दूसरी स्पाइसेस वगैरह ये ज्यादा होती। तो ये क्या, यहाँ पे कब्जा करके यहाँ पे कॉलोनीज बनाते थे, और यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट कर देते थे अपनी होम कंट्री को। होम कंट्री में मेजर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन शामिल था। अच्छा, फिर क्या होता था यहाँ पे जो है यहाँ पे होम कंट्री का मैक्सिमम जो है वो फायदा हुआ करता था। सो दे आल्सो मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दे परस्यू प्रोटेक्शनलिज्म।
प्रोटेक्शनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है वो होम कंट्री को ज्यादा से ज्यादा फायदा दो। होम कंट्री को फायदा किस तरह मिलेगा? इसकी जो पॉलिसी ये है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज लो, एक्सपोर्ट लेड। और आप जो इंपोर्ट पे है वो हाई टैरिफ लगाओ। टैरिफ क्या होता है? एक होता है टैक्स, टैक्स जो इंटरनल लगते हैं। टैरिफ जो आप इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाते हो, हाई टैरिफ वो लगाओ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो होम कंट्री में जो इंडस्ट्री है, होम कंट्री में उसको आप सब्सिडी दे दो, उसको कोटास दे दो। उसको सब्सिडीज देने से क्या होगा कि होम कंट्री में जो आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप मिलेगा। और वो बूस्टअप जो है वो मिलने से वो जो है ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करेंगी और ज्यादा प्रोडक्ट जो है वहां पे एक्सपोर्ट करेंगी, दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगी। तो प्रोटेक्शनिज्म का मेन जो कॉन्सेप्ट है ये यही है कि मर्केंटलिज्म वाला, कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट लेड जो है इकोनॉमी लेनी है और हमने इंपोर्ट जो है कम से कम करनी है। और इंपोर्ट को इतना जो है वो ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव बना देना है कि इंपोर्ट हो ही ना सके, और सारा कुछ जो है वो लोकल इंडस्ट्री से हमारा जो है मैन्युफैक्चर हो। ये प्रोटेक्शनलिज्म जो है ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रम्प की जब थी तो वो भी यही कहता कि हम जो है वो आयरन और स्टील क्यों जो है चाइना से मंगवा रहे हैं। हमने जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज को जो है वो फायदा देना है और लोकल इंडस्ट्रीज को जो है बूस्टअप करना है, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बूस्टअप हो और अमेरिका के लिए ये अच्छा हो, अमेरिकन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले, अमेरिकन पीपल की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो यहीं से उनको चीप मिले। अब बाहर की जो कंपनी है वहां को जो है वो वहां उन उन जो कंपनियां, बाहर की कंपनी जो अमेरिका में काम कर रही हैं उनको फायदे नहीं देने हैं, बल्कि जो लोकल इंडस्ट्री है, यहाँ की नेटिव इंडस्ट्री है, उनको फायदा देना है। ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड प्रोटेक्शनलिज्म। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज आउटसाइड ऑफ यूरोप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि 1945 में यहाँ पे एक और चीज है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है और इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगती हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इस चीज में ज्यादा होता है कि इंडस्ट्रीज बनती हैं और इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि जो रॉ मटेरियल कॉलोनीज में से आ रहा है वो इंडस्ट्री में जाता है, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो बाहर निकलता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट। और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जाती है टूवर्ड्स जो कॉलोनीज होती हैं उनको। उसके बाद क्या है? उसके बाद 1945 में हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर जब खत्म होती है तो नियो लिबरलिज्म जो है वो इमर्ज होती है, जो कैपिटलिज्म की ही एक फॉर्म है नियो लिबरलिज्म। वो क्या कहते हैं कि और नियो उसके अलावा जो है और नियो लिबरलिज्म इमर्ज होती है, तो नियो लिबरलिज्म जो है वो मर्केंटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। वो फ्री मार्केट की तरफ जो है वो इम्फेसिस करते हैं और यहाँ पे जो है मर्केंटलिज्म का इतना कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता, कहीं कहीं पे मौजूद होगा। लेकिन कंटेम्परेरी टाइम में हम देखते हैं कि ये जो रियलिज्म है, इकोनॉमिक रियलिज्म या मर्केंटलिज्म, ये खुद री इमर्ज हो रही है। इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मेन नजरिशन क्या है इस थ्योरी का? ये कहते हैं कि हमने इंकरेज करना है एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट। मतलब क्या है कि हमने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप होगी थ्रू एक्सपोर्ट। हमारा जो है वो सरप्लस आएगा, दूसरे मुल्कों से सरप्लस आएगा और जो डॉलर है वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे बाहर वाले कंट्रीज से। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, इसको इंकरेज करना है हमें, ठीक है। जैसे यूएस चाइना ट्रेड वाल है, यूएस चाइना ट्रेड वाल क्या कहते हैं कि ट्रम्प कहता था कि हमने जो है वो दूसरे को नुकसान देना है, दूसरी इंपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाना, हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अकॉर्डिंग टू यूएस द इंपोर्ट ऑफ चाइना टू यूएस आर 429 बिलियन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए टू चाइना आर 125 बिलियन। हम देखते हैं 425 बिलियन और 125, तो नेट जो एक्सपोर्ट है हम देखते हैं कि वो चाइना की साइड पे टिल्ट हुआ है। चाइना मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका जो है रिलेटिवली वो इंपोर्ट करता है। 300 बिलियन डॉलर डिफरेंस है इसमें। 300 बिलियन डॉलर की अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो उससे पता लगता है कि यहाँ पे चाइना जो है वो विनिंग एंड ट्रम्प जो है ना, उसने चाइना विनिंग पॉलिसी के खिलाफ अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी ट्रम्प ने अपनाई थी और कहा था कि नहीं, हमने जो है ये गैप को, जो 300 बिलियन डॉलर का गैप है, इसको कम से कम करना है। तो ये कहते हैं कि इंकरेजिंग एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि मार्केट में हमने, गवर्नमेंट ने वो इंटरफेयर करना है, इन्वॉल्व करना है।
इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब गवर्नमेंट ने कैसे इंटरफेयर करना है, गवर्नमेंट ने जो है वो जो दूसरी कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज, उस पर टैक्सेशन लगानी है, उस पर टैक्स लगाने हैं, टैरिफ लगाने हैं, और जो होम कंट्रीज है उसको टैक्स एग्जेम्पशन देनी है। मतलब टैक्स में उसको भरी कर देना है जो होम कंट्रीज है, लोकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्राइस को रेगुलेट करना जाता है, सब्सिडीज देनी है जो होम कंट्रीज हैं, और पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन अपनी मार्केट में इंटरवीन करना है। जैसे चाइनीज कॉन्सेप्ट है कि चाइना जो है वो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देता है। अच्छा, चाइना जो है ज्यादा से ज्यादा स्टेट ऑन इंटरप्राइज को सब्सिडीज देता है। इससे क्या होता है कि चाइना, ये कंट्री है चाइना, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ठीक है। जब चाइना की अपनी इंडस्ट्री जो है, जो वहाँ पे चाइना में मौजूद इंडस्ट्री है, उसको सब्सिडी मिलेगी तो यहाँ की जो प्रोडक्ट होगी वो रिलेटिवली चीप बनेगी। अच्छा, ये जो रिलेटिव चीप प्रोडक्ट जब बाहर की मार्केट्स में जाएगी, यूरोप की मार्केट में जाएगी, तो दूसरे कंट्रीज ने वहां पे सब्सिडी नहीं दी अपनी प्रोडक्ट को, लेकिन चाइना ने अपनी प्रोडक्ट को सब्सिडी दी है। तो वहां पे एक ही चीज, फॉर एग्जांपल एक पेन है, जो पेन चाइना में बन रहा है वो 8 रुपए का है, और जो पेन दूसरे कंट्रीज में बन रहा है वो चाइना चाइना के मुकाबले में 10 रुपए का बिकता है। तो क्या होगा, वहां पे चाइनीज जो पेन है विद सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी, वो 8 रुपए का मिलेगा। तो वहां पे मार्केट में यहाँ पे चाइनीज पेन की जो है वो डिमांड ज्यादा से ज्यादा होगी, और यहाँ पे 8 रुपए का जो पेन बिक रहा है, लेकिन यहाँ पे डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बिकेंगी भी ज्यादा, और वहां से ये जो पैसा है ये सारा चाइना को जाएगा, और चाइना सरप्लस में बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा इस मुकाबले में। तो ये जो पॉलिसी है ये कहती है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होनी चाहिए, और इंटरनेशनल ट्रेड में लोकल इंडस्ट्रीज को जो है वो फायदा देना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी ये स्टील मिल, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, ये सारी गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज है। मतलब ना सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट करे, जो लोकल इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद ही अपनी इंडस्ट्रीज खोल रखी हैं, जिसमें स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, जिसको कहते हैं स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, जिसमें सीआईए, स्टील मिल, रेलवे और पोस्टल सर्विसेज शामिल है। ये सारी स्टेट और इंटरप्राइजेस है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान में ये एंटरप्राइजेस जो है वो खसारे में जा रही हैं, लेकिन होना ये चाहिए अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइलिज्म लॉजिक, हमने जो है वो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने हैं और इसको कामयाब करना है, ठीक है। If private capital would be powerful, then government would be subservient to the private। मतलब क्या, कि अगर प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी तो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की है वो भी प्राइवेट कैपिटल से हो रही होगी, और गवर्नमेंट जो है हमारा स्टेट जो है वो घुटने टेकेगी, ठीक है। वही पॉलिसी रियलिस्ट वाली की स्टेट। अच्छा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज कंपटीशन नॉट कॉम्पिटिशन। जैसे हम देखते हैं कि हमने तो यहाँ पे जो है कॉपरेट कर लिया चाइना से, लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा बेनिफिट हासिल करता है। अच्छा, अभी प्रोटेक्शनलिज्म की पूरी जो है वो आ गई कि कैसे जो है वो प्रोटेक्शनलिज्म काम करता है। उसमें क्या करता है कि टैरिफ लगाने, हमने हमने क्या करने हैं, टैक्सिंग ऑफ इम्पोर्ट, जो बाहर से कंट्री से चीजें आ रही हैं उनमें हमने टैक्सेस लगाने हैं, टैरिफ लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करता है, प्रोटेक्शनलिज्म में हमने करेंसी को डी वैल्यू करना है। अच्छा, करेंसी डी वैल्यू होने का क्या मकसद है, क्यों करेंसी जो है वो डी वैल्यू करनी पड़ती है। अच्छा, इससे क्या होता है कि अब जैसे चाइना जो है वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू करा देता है, उसको जो है ना वो डी वैल्यू कराता है। चाइनीज जो प्रोडक्ट जब मार्केट में जाती है तो वहां पे हम देखते हैं कि करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से, चाइनीज करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से जो चीज $1 की जो है वो दूसरे कंट्री से मिल रही है, चाइनीज चीज ज्यादा मिलती है। मतलब $1 का अगर एक पेन मिल रहा है, जर्मनी एक पेन दे रहा है, तो चाइनीज करेंसी, क्योंकि डॉलर में से चाइनीज करेंसी ज्यादा डी वैल्यू हुई हुई है, तो वहीं पे $1 का वहां पे 2 से 3 पेन मिल रहे हैं। तो क्या होगा कि वहां पे करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और वो पेन का एक ब्रांड बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जब तो चाइना ने करेंसी डी वैल्यू की तो एक ब्रांड बना लिया पेन का, और अब जो पेन है वो दो मिल रहे हैं, $1 के 2 पेन मिल रहे हैं उस ब्रांड के नाम से। तो अभी जो है करेंसी भले ही चाइना जो है अपनी जगह पे वापस ले ले, लेकिन वो ब्रांड ब्रांड हो जाता है, और ब्रांड एक दफा जब आपका चल जाता है तो आपके नाम से बिकती है वो चीज। तो इस ये फायदा होता है करेंसी करेंसी डी वैल्यूएशन का। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि कैसे जो है वो करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वो कैसे मदद करती है कंट्री को मर्केंटलिज्म में।
अच्छा, चलें ठीक है, आगे समझ आ गया बाकियों को। चलें ठीक है, समझे। तो करेंसी डेवैल्यूएशन का ये है, इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट चीपर जाती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाती है। मतलब वो एक चीपर एक्सपोर्ट तो चीपर हो जाती है, चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो थोड़ी सी चीप हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो चीजें जो है वो आखिर में जब ब्रांडिंग हो जाती है उनकी, तो वो चीजें भले ही वो फिर आप महंगी कर लें, लेकिन वो क्योंकि मार्केट में चल गई हैं चीजें, तो वो चीजें जो है वो ज्यादा बिकेंगी। कोटा सिस्टम। अच्छा, कोटा सिस्टम क्या है कि अलाउ इंपोर्ट अब ओनली अप टू सर्टेन नंबर्स। मतलब क्या है कि आपने जो है वो, जब हम देखते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में एक तारीख में बड़ा वार है, उसमें क्या होता था कि यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है, यूरोपियन यूनियन की मार्केट जहाँ पे सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आते हैं, उसमें जब चाइनीज अपनी प्रोडक्ट लाते थे तो एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज जो है चाइना की प्रोडक्ट जो है सस्ती हुआ करती थी। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने उस जो चाइना पे पाबंदी लगा दी, बैन कर दी चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, और बैन करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन की मर्केंटलिज्म पॉलिसी के, हमने यूरोप को जो है वो एज अ मर्केंटलिज्म लेंस से देखना, प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्ट करना, चाइनीज से प्रोटेक्ट करना है। तो उसने सारी जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो है वो बैन कर दी, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो दूसरे कंट्रीज में उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है और वहां पे जो नहीं बनाई जा सकती, या वहां पे अगर बनाई जाए तो ओवरऑल उसकी जो है वो चीप नहीं पड़ती, हमें जो है वो महंगी पड़ती है। हम खुद बना लें, इससे अच्छा इंपोर्ट कर लें, वो सस्ती पड़ती है कंपेरेटिवली कि हम खुद बनाएं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने वहां पे कोटा सेट कर लेते हैं कि हम आप जो आपके जो है कुछ चीजें जो है ना हम अलाउ करेंगे, बाकी ज्यादा चीजें आपकी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये चाइना वर्सेस यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन जो है ये चला था किस चली थी। चाइना एक्सपोर्टिंग एवरीवेयर टू यूरोप, सो इन रिएक्शन यूरोपियन यूनियन मेड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू इंपोर्ट एंड अदर नॉट इंपोर्ट। मतलब एक कुछ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट करेंगे चाइना से, बाकी जो है वो चीजें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसीज अपनाई यूरोपियन यूनियन ने। अच्छा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज देनी है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू एक्सपोर्टर टू सेल अब्रॉड। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर को कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, दूसरी मार्केट में सेल करें, ताकि हमारे मुल्क का नाम जो है वो आगे निकले और हमारे मुल्क में जो है वो पैसा आए। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू कम्पीट अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। लोकल इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, वो हम सब्सिडीज देते हैं, और फॉरेन इंडस्ट्रीज को हम सब्सिडीज नहीं देते। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे जो है वो अपना एक एक नुकसान ये होता है कि वहां पे हम देखते हैं कि हम जब दूसरी कंपनीज को जो है वो नहीं देते, तो हम मोनोपोली बना रहे होते हैं, अपनी कंपनीज की मोनोपोली बना रहे होते हैं। और वहां हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए, वो हमें महंगी मिलती है, क्योंकि वहां पे बनाने वाला कोई कंपटीटर मौजूद नहीं होता, और कंपटीटर जो है वो जब मौजूद नहीं होता तो वहां पे जो है वो चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि एक ही जो है वो पूरी मार्केट पे राज कर रहा है, और वो अपने हिसाब से जो है अपने बेनिफिट ज्यादा बढ़ाने के लिए वो चीज को महंगा कर देता है। अच्छा, उसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म में क्या करना है, रेड टेपिज्म। आप क्या करें, फॉरेन कंपनीज जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना आ रही हैं, वहां पे कंपनीज लगाने आ रही हैं, आप उनको क्या करो, आप उनको प्रोसेस में इतना जो है वो फंसा दो कि ये फाइल लेनी है, ये फाइल चाहिए, फाइलों के चक्करों में ऑफिस के ऑफिस, उनके लिए एक मतलब बहुत ही हेक्टिक जॉब बन जाए एक कंपनी को खोलना। पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जो ये पॉलिसी कर रहा है कि एक फाइल जो है वो अप्रूवल के लिए डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, और वो अप्रूव नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो लोकल कंपनीज हैं वो चल रही हैं, और लोकल कंपनीज जो है उसको फायदा मिल रहा है। अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म जो है, उसकी क्रिटिसिज्म जो है इस पॉलिसी का, इस क्रिटिसिज्म में हम क्या करेंगे, जो लिबरलिज्म की जो पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं न्यू लिबरलिज्म, जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जिसको है, वो इसका क्रिटिसिज्म में शामिल है। तो हम देखेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है।
अच्छा जी, इसके बिल्कुल अपोजिट जो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी है उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है। इसमें क्या कहता है, इसकी जो बैकग्राउंड है इसका क्या है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है 1776 से, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनलाइटमेंट के नतीजे में हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब इंडस्ट्रीज बनेंगी तो वहां पे हम देखेंगे कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ेंगी। जब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी तो एक डिमांड है आपकी अपनी कंट्री की, आपने अपने कंट्री में वो प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया। आपको पेन जो है वो एक एज अ प्रोडक्ट है, वो आपने पूरे अपने कंट्री में बेच दी, लेकिन आपकी प्रोडक्ट इतनी बनी हुई है आपकी कि आपका वो पेन फिर भी बच रहा है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरी मार्केट ढूंढनी है, आपने जो है वो दूसरी मार्केट ढूंढ के उस अपनी प्रोडक्ट को जो है दूसरे मुल्कों में सेल करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दूसरे मुल्कों में सेल करना और दूसरी मार्केट्स में जाकर सेल करना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहलाता है। इट अज्यूम दैट पीपल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। वो है वो क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्चुअल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, वैसे ही इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरह जैसे ह्यूमन नेचर को अच्छा बनाया जा सकता है वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी अच्छा बनाया जा सकता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छा बनाया जा सकता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नतीजे में कॉपरेशन किया जाता है, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब कॉपरेशन और इंटरडिपेंडेंस के थ्रू हमने क्या जो है वो एक दूसरे की जो गवर्नमेंट है उसकी मदद करनी है, और वहां पे जो है वो प्रॉब्लम जो सोसाइटी का ये सारे सॉल्व करने हैं हमने थ्रू दिस। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्या ब्रिटिश को कंसीडर किया जाता था एज अ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिविजुअलाइजेशन और स्टेटिज्म, इसमें क्या कहता है, वो क्या कहता है कि स्टेट सुप्रीम है। वो वाले क्या कहते थे, रियलिस्ट वाले, वो कहते थे कि स्टेट सुप्रीम है। ये कहते हैं नहीं, स्टेट सुप्रीम नहीं है बल्कि एक इंडिविजुअल सुप्रीम है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एक इंसान, एक आम आदमी की आप जो है वो जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो भाड़ में जाए, इंडिविजुअल जो है वो सुपीरियर है। उस इंडिविजुअल में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसको हमने हक देना है कि ये अपनी इंडस्ट्री खोल सके, इसको हमने हक देना है कि ये अपनी प्रोडक्ट्स बना सके, इसको हमने ये हक देना है, इसको हमने फैसिलिटेट करना है कि ये जो है अपनी जो है वो करके कंपनीज वगैरह खोल के ये तरक्की करे, और पैसा जितना मर्जी जो है वो अपने आप में स्टोर कर ले। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहती है कि इसको ये मेहनत करेगा तो इसको जो है मेहनत का फल मिलेगा, और एक इंडिविजुअल बेसिस पे इकोनॉमी की बुनियाद रखते हैं। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं, इन एग्जॉटिबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मतलब ऐसे इंटीग्रेट कर दो मार्केट को, नेशन स्टेट को और टेक्नोलॉजी को, तो जो है वो इतनी जो इंटरडिपेंडेंस हो जाए कि इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से जो नेशंस हैं वो आपस में वार की तरफ नहीं जाएंगे, इंटरडिपेंडेंस हो जाएंगी, और जो एब्सोल्यूट गेन है उसको हम देखेंगे। एब्सोल्यूट गेन्स को हम देखेंगे कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के साथ जब पैक्ट करेगा, जो अलायंस बनाएगा, इकोनॉमिक अलायंस बनाएगा, तो वो यही नहीं देखेगा कि दूसरे कंट्री को ज्यादा मेरे से फायदा हो रहा है या नहीं। वो कहेगा नहीं, भले ही उस सामने वाले कंट्री को ज्यादा फायदा हो लेकिन मुझे थोड़ा सा फायदा हो रहा है, और ये अलायंस में अगर ना बनाता तो मुझे ये भी फायदा नहीं होना था। तो थोड़े से फायदे की वजह से हम जो है वो अलायंस बनाएंगे, तो और उसमें जो है उस अलायंस बनाने के नतीजे में हमें थोड़ा बहुत फायदा होगा, और ये कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ जाता है। ठीक है, इट फोकसेस ऑन फॉलोइंग द पॉजिटिव सम प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो है इकोनॉमी जो है जीरो सम गेम नहीं है बल्कि पॉजिटिव सम गेम है। मतलब इसमें गेन गेन वाली सिचुएशन है, गेन लॉस वाली सिचुएशन नहीं है। अच्छा, मेन assumption क्या है, वो कहते हैं कि लेजिस फेयर, जैसे वहां पे प्रोटेक्शनलिज्म है या वहां पे प्रोटेक्शनलिज्म है, यहाँ पे लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट है। लेजिस फेयर क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म वाले लेजिस फेयर को कहते हैं कि यहाँ पे आपने जो है वो फ्री मार्केट रखनी है। फ्री मार्केट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो है वो मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना, गवर्नमेंट जो है वो साइड पे रहेगी, और मार्केट जो है वो अपने आप डिफाइन करेगी कि क्या उसकी डिमांड है, और वो मार्केट ही डिफाइन करेगी कि उस डिमांड को कैसे सप्लाई करना है। किसी चीज की डिमांड बढ़ गई है तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको गवर्नमेंट सप्लाई नहीं करेगी। किसी चीज में सप्लाई बढ़ गई है तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करेगी, बल्कि ये दोनों चीजें जो है वो मार्केट पे छोड़ दें आप,
और मार्केट इस डिमांड और सप्लाई को जो है वो कैटर करेगी, और मार्केट ही डिसाइड करेगी कि डिमांड और सप्लाई को कैसे जो है वो कवर करना है। इसको जो है, इस चीज को जो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, इसको एडम स्मिथ ने जो है वो इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट का कहा था। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ जो है वो कहता है कि मार्केट जो है वो खुद ब खुद रेगुलेट होती है, उसको उसने नाम दिया था कि इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड्स। जब आप कहते हैं कि मार्केट जो है वो एक तरफ टिल्ट हो रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, तो मार्केट के कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं जो उस मार्केट को रेगुलेट करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट के जो है वो इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा हमने एक और चीज देखी थी यहाँ पे, कि यहाँ पे एक और चीज ये है कि कंपैरेटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी थी। कंपैरेटिव एडवांटेजेस के, वो हमने देखा था उसमें नियो लिबरलिज्म में ही हमने देखा था कि एक थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेजेस की, कि एक कंट्री है वो, उसकी जमीन जो है वो ऐसी है कि वहां पे एप्पल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा उगते हैं, और दूसरा कंट्री है उसमें जो है वो बनाना ज्यादा से ज्यादा उगते हैं। ठीक है। तो एक जो कंट्री है, दूसरे कंट्री में एप्पल, एक में एप्पल ज्यादा उगते हैं, दूसरे में बनाना ज्यादा उगते हैं। तो एक कंट्री अगर मर्केंटलिज्म की पॉलिसी अपना रहा है और वो कहता है कि हम जो है वो 80% एप्पल्स को करेंगे और 20% बनानास पे लगाएंगे, हालांकि उसको बनाना की फसल किसी काम की नहीं होती, तो वो कहता है कंपेरेटिवली आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप बनाना बनाएं और आप सिर्फ एप्पल बनाएं, और आप उस चीज को आप एक्सचेंज कर लें। उस चीज को हम एक्सचेंज करके हमारी इंटरडिपेंडेंस हो जाएगी आपस में, और अब हम जो है वो एक दूसरे से, दूसरे को कनेक्टिवनेस हो जाएगी हम दोनों की, और हम बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। तो यही चीज है कंपैरेटिव एडवांटेजेस वाली थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेड ब्रिंग पीस, कांटियन पीस थीसिस जो है, इमैनुअल कांट ने जो है थ्री पीस थीसिस दिया था कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो मतलब रेशनल चॉइस इंडिविजुअल, हमने देखा था कि जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है वो कहती है कि इंडिविजुअल जो है वो रेशनल चॉइस चोरी करेगा और देखेगा कि जहाँ पे एडवांटेजेस ज्यादा हो रहे हैं वहां पे हमने वहां पे अलायंस बनाना है, भले ही हमें कम फायदा हो। अच्छा चले, मीटिंग जो है हम दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, स्लाइड जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी तक कौन सी स्लाइड लगी हुई थी? अच्छा, सही सही।